अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। 30 जुलाई को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिस्टम के बारे में एक बयान दिया और आज 5वां दिन है कि सिस्टम इस बयान से निकल नहीं पा रहा है। हालात ये हैं कि इस बयान पर नून लीग भी तकसीम का शिकार नज़र आती है। सियासत में गैर मुतहर्रिक नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को खुद मैदान में आना पड़ा है। पार्टी के लिए उन्होंने हंगामी हिदायत जारी की हैं, जबकि पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल को अपने लिए गोल्डन चांस समझ रही है। क्या वो सही कैलकुलेट कर रहे हैं या यहाँ पर उनकी जो कैलकुलेशन है वो गलत है? वज़ीर दाखिला के नए सूबों के बयान से सियासत में डेफिनेटली हलचल तो है, लेकिन वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, वो ये दावा करते हैं कि इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी है। ये एक तरह से इस मामले की तस्दीक है कि ये मामला एग्जिस्ट करता है लेकिन डेडलाइन के बगैर करता है। अच्छा, यही सिस्टम उन्होंने कहा है कि कामयाब है। जो कोलैप्स्ड सिस्टम है वज़ीर दाखिला के मुताबिक वो राना सनाउल्लाह के बकौल एक कामयाब सिस्टम है और आइंदा भी यही सिस्टम होगा। इस हवाले से जो तमाम बातें हैं, किस्से हैं, वो कहानियाँ हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो कुछ और कहानी सुनाता है। वो ये कहते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ताकतवर आदमी है और इतने ताकतवर हैं कि वो वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं है। ख्वाजा साहब का ये कहना है कि हालात अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। उनके मुताबिक नए सूबों पर नून लीग के अंदर भी बात चल रही है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी के बयान की तस्दीक DG ISPR भी कर चुके हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। अगर ये बात किस्से कहानियाँ होती तो फिर नवाज शरीफ साहब को ख़ुद पार्टी को सख्त हिदायत क्यों जारी करना पड़ती कि मोहसिन नकवी के बयानात पर खामोशी इख्तियार की जाए। इत्तेहादी हुकूमत और इदारों के दरमियान फासले का तासुर किसी सूरत नहीं बनना चाहिए, ये बड़ी वाज़ेह हिदायत है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने खुलेआम तसादुम की राह नहीं चुनी है, बल्कि वो नून लीग वाली गलती न करते हुए इस सारी सूरत हाल को डिफरेंटली केटर करने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, कशीदा सूरत हाल को बुनियाद बनाकर फॉर्म 47, वोटों की चोरी, दीगर मामलात पर कोई सीधा पैगाम दे दिया है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनका मैंडेट भी कश्मीर में चोरी हो रहा है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि यही वो बेहतरीन मौका है कि जहाँ बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो इस सूरत हाल से कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे या फिर नून लीग एक बार फिर सियासी तूफ़ान को टालने में कामयाब हो जाएगी? इस सब को हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे कैसर अहमद शेख साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। इस वक्त इस सारी सूरत हाल में जहाँ ये बहस चल रही है कि क्या ये पैगाम मिला है कि नए सूबे बनेंगे, ख्वाजा साहब कहते हैं कि नून लीग में, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नून लीग में इंटरनली ये बात चल रही है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमें डेडलाइन कोई नहीं मिली, लेकिन वो सूबों वाली बात को डिनाई भी नहीं करते। मियाँ साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के बयान को नज़रअंदाज करें। इस वक्त एग्जैक्टली नून लीग, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ किस डायरेक्शन में सारे मामले को लेकर चल रहे हैं? यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता या ये एग्जिस्ट करता है तो ये थ्रेट नहीं है, चैलेंज नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक नून लीग के, हमारी पार्टी की इस मामले में कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 दिन में कैबिनेट मीटिंग होगी, तो हो सकता है उसमें कोई इसका जिक्र हो। अभी तक ऑफिशियली इंडिविजुअल राय दे रहे हैं, हर कोई दे रहा है तो अपने अपने तौर पे दे रहा है। कैबिनेट की मीटिंग यानी कोई हमारी पार्टी की ऑफिशियल मीटिंग ना मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में हुई है और ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में हुई है। तो इसलिए मैं कोई आपको अभी नून लीग की जो हमारी पार्टी की पोजीशन है वो तो नहीं बता सकता। अच्छा, लेकिन कैसर साहब, जाहिर है मोहसिन नकवी साहब अगर ये कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है और वो ये कहते हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए या सूबे होने चाहिए और फिर अगले दिन उस बयान की तौसीक़ भी हो जाती है, तो आप नहीं समझते कि ये डेफिनेटली सीरियस मैटर है और इस तरफ चाहता है निज़ाम कि जाया जाए? क्या इसके लिए आप तैयार हैं पंजाब में सूबा बनाने के लिए, नए सूबे के लिए, जो आप डेफिनेटली वादा भी करते हैं या उसका नारा लगाते भी हैं? जहाँ तक ये मामला है ना कि सिस्टम, देखिए ये तो सीधी सीधी बात है कि हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही, हमारे यहाँ इकानमी नहीं बढ़ रही, हमारे यहाँ मामलात में चल नहीं रहे। ये इस साल 3.7% ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की, जो कि हुकूमत की फ़िगर है, हमारी अपनी फ़िगर है। तो उसमें से 2.5 के करीब आबादी में इजाफा हुआ है, तो नेट पर कैपिटा रिज़ल्ट 1.2 आया है और वो भी बराबर तकसीम नहीं है। अमीर आदमियों ने जो कि वेल ऑफ हैं उन्होंने ज़्यादा शेयर इसका लिया है और छोटे तबके, निचले के तबके में वो नहीं पहुंच सका, ट्रिकल डाउन नहीं हुई, तो गुर्बत में इजाफा हो गया है।
आम परचेजिंग पावर में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है, बहुत तकलीफ दे मैटर हैं। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क जो देखिए ना, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहे हैं और उनकी आबादी भी नहीं बढ़ रही। अगर इंडिया अगले साल प्रोजेक्ट कर रहा है 6.5% और उनकी आबादी 1-1.5% बढ़ेगी, तो 5% नेट पर कैपिटा वो और बढ़ाएंगे एक साल में। जबकि हम तवक्को करेंगे कि 1-1.5%, अगर 4% भी ग्रोथ हमारी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी हो जाए तो 1.5% बढ़ेगी। तो इंडिया हर साल, अगर इस वक्त 10 गुना पाकिस्तान से इकानमी है, तो अगले साल 10.5 गुना हो जाएगी। और चाइना तो 30 साल उन्होंने 10% ग्रोथ की है और उन्होंने आम आदमी तक वो उसके फ़वाइद पहुँचाए हैं। 800 मिलियन लोग, 80 करोड़ लोग गुर्बत में जो थे वो गुर्बत की लकीर से निकल गए हैं और हमारे यहाँ गुर्बत और बढ़ रही है। ये फैक्चुअल पोजीशन है। तो ये कोई ना कोई तो हमें बेहतरी रिफॉर्म करनी है ना, उसमें सूबों से भी है, उसमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म भी हैं, उसमें हमने अपने आप का जो एक दूसरे के साथ उलझते रहते हैं। हमारे जो भी हुकूमत आती है ना, दूसरी हुकूमत उसकी टांगें खींचती है, जो पार्टियाँ। देखिए 1999 से लेकर 27 साल में किसको मौका नहीं मिला। 9 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब को हुकूमत मिली जो कि डायरेक्ट आर्मी की हुकूमत थी। उसके बाद 9 साल में से 5 साल पीपल पार्टी को हुकूमत मिली, 4 साल PTI को हुकूमत मिली और 9 साल मुस्लिम लीग को 2 बार हुकूमत मिली। मैं क्योंकि मईशत का आदमी हूँ, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, कोई 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए हैं। लेकिन वो मैं देखता हूँ कि आम आदमी के मैंने 27 साल का जिक्र किया, इसमें आवाम को तो फ़ायदा नहीं पहुँचा। जमहूरियत कोई भी हो या कोई सिस्टम भी हो, सिस्टम का जब तक आम लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा उस सिस्टम का फ़ायदा नहीं है। ना हमारे यहाँ तालीम देख रहे हैं। और ये सारे डॉट्स हैं जो आप बयान कर रहे हैं, इन्हीं सारों को मिला के शायद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया और हमें नई चीज़ों को ढूंढना होगा। पॉपुलेशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप समझते हैं कि ये भी होना चाहिए? दूसरा, इस हुकूमत ने पॉपुलेशन काउंसिल की सूरत भी इस मामले को एड्रेस करने की कोशिश की है, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों जो कह रही है, चेयरमैन साहब क्यों कह रहे हैं उनके कि उल्टी गिनती शुरू हो गई? यानी एक ऐसा वक्त है कि जब आपको एक पेज पर होते हुए इस सारे मामले को डील करना है, तो पीपल्स पार्टी आपको घर भेजने पर क्यों तुल गई है? नहीं, ये एक पेज तो रह नहीं गया ना। जब राना सलाउल्लाह ने खुल के ये कह दिया कि पीपल पार्टी ने बड़ी लंबी चौड़ी करप्शन की है, तो ओपन बयान दे दिया ना। और इसी तरह पीपल पार्टी कह रही है कि हम नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। और जिसके लिए उनके अल्फाज वो फार्म 47 वाली बातें कह रहे हैं सब बड़े बड़े लीडरों के बारे में। तो अब क्या रह गया? एक पेज हमारा क्या रह गया? अब तो ऑलरेडी है। वो तो मुझे नहीं समझ आती कि जब हम मिल के काम करना है, क्योंकि ये हुकूमत तो तब चल सकती है जबकि मुस्लिम लीग। क्या पीपल्स पार्टी से आप ये कह लीजिए कि इत्तेहाद ख़त्म हो गया? नहीं, मैं कह सकता हूँ ख़त्म हो गया, लेकिन जो बातें आपके सामने आ रही हैं, इस किस्म की बातें दोस्तों में, एलाइज में, आपस में तो नहीं होती ना। ये तो इस किस्म की बातें हैं जो एक दूसरे को सख्त अल्फाज में बातें हो रही हैं। तो ये ख़त्म हुआ या रह गया? लेकिन अगर रह भी गया तो हमारे वोटर्स पे इसका क्या असर हो रहा है? आप बताइए ना। उस रहने से क्या फ़ायदा होगा? आपस में ये जब तक हम मिलजुल के, क्या हुआ, ये मैंने 27 साल की आपको मिसाल दी। हर वक्त जो पार्टी पावर में होती है दूसरी पार्टी उसकी टांगें खींचती है। और ऐसे वक्त में जब सिस्टम भी कोलैप्स कर गया तब तो ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है सिस्टम को दोबारा बनाने के लिए। और सबको जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं करेंगे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं करेंगे, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, थैंक यू। एग्जैक्टली इस्लामाबाद में चल क्या रहा है, दोनों इत्तेहादियों के दरमियान मामला क्या हैं और उल्टी गिनती शुरू करनी है तो करनी कहाँ से है? श्याम साहब हमें ज्वाइन करें, शामिल गुफ्तगू करते हैं। श्याम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये उल्टी गिनती वाला मामला भी आ गया है। सिस्टम पहले ही कोलैप्स था, फॉर्म 47 के ताने थे, सब कुछ था, लेकिन ये उल्टी गिनती बहुत टाइमली नहीं शुरू हुई। और ये शुरू कहाँ से हो रही है एग्जैक्टली? कितना टाइम है? मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और जो हमेशा बात किया करते थे वो बात गलत हुई कि GB के बाद जो मेरी भी इत्तला थी, आपको याद है कि आज़ाद कश्मीर इनके पास जाएगा, लेकिन क्योंकि 12 सीटें मुहाजिरीन की, उसमें से आप देख लें 10 मेरा ख्याल है ले चुकी है PMLN, तो ये जाहिर सी बात है सिंपल मेजॉरिटी उनकी बन गई है, तो इसके लिए वो तैयार नहीं है कि ये आज़ाद कश्मीर उनके हाथ से निकल जाए। बहुत कुछ जो उन्हें करने की ज़रूरत थी मेरा ख्याल है वक्ती तौर पर उन्होंने नहीं किया। उनकी हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में। उल्टी गिनती वाला काम तो मुझे नहीं नज़र आता, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई हैं।
वो मैं आपको बता सकता हूँ कि देखें, नए सूबे बनाने पे इन्होंने आपस में बात की है और ये दोनों ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN उबैद, कि नए सूबे बनाने का मतलब है कि हमारी सियासी मौत। और दूसरा उनको ये जब बताया जा रहा है कि जी देखें, ये सिस्टम हैज़ टू बी रीसेट, इसके लिए इफ़ेक्टिव गवर्नेंस अगर नहीं होगी तो ये 7 दहाइयों से मुल्क नहीं चला तो आगे भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये कहा गया, जो मैसेजिंग की गई जो फैसल साज कुव्वतों के साथ इन 2 बड़ी पार्टियों ने, कि जी थोड़ा वक्त दे दें, बातचीत कर लेते हैं, वो कहते नहीं, बातचीत करके हमेशा मामला ख़राब किए जाते हैं। हाँ, ये टेंटेटिव 6 महीने का जो टाइम है, ये राइट लेफ्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसके लिए 2 चीज़ों पे यू गॉट टू बी वेरी वेरी क्लियर और आपको एग्री होना पड़ेगा। अब जो मेरी इत्तला है कि जिस तरीके, अच्छा पहली बात तो ये है कि बात चीज़ें बाद में पता चल रही होती हैं बैद। देखिए, जब ये अपना मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू की तो एक दिन पहले कराची गए, उन्होंने बाकायदा प्रेसिडेंट ज़रदारी को ब्रीफ़ किया और वहाँ से तलाश जो आई हैं कि उन्होंने हूँ हाँ किया और कोई हाँ या ना नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, कहा जी फैसला साज कुव्वतें यही चाहती हैं। उसी दिन शाम को आके कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी बताया गया, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की। फिर जाती उम्रा में मीटिंग हुई, वहाँ पे आपने देखा हार्ड लाइनर भी थे, सागदार भी, मरियम नवाज़ भी, नवाज शरीफ साहब भी, इन्होंने मुखालफत की। शहबाज शरीफ साहब उस तरह नहीं बात कर पाए। अब एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं अपने बयानिए के लिए कि सूबे ना बने, तो वो कहते हैं जी अज़हरी साहब से भी मुलाकात करूँगा और मैं जनाब जाऊँगा फजल रहमान साहब के पास भी जाऊँगा। एक चीज़ पे जो टेंटेटिव इनका एग्रीमेंट हुआ है, मेरी तलाई है उस उबैद, ये दोनों ये पार्टियां इनको समझ आ गई है कि जी ये इस दफ़ा मामला बहुत सीरियस नोयत इख्तियार कर चुका है, हमें 2 बातों में से एक करनी पड़ेगी, नए सूबे या एक इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लाना पड़ेगा। इस पे दोनों तैयार हो गए हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि जी अगर सूबे बनाते हैं तो दलील दी गई कि जी नहीं, अगर ये बल्दियात का निज़ाम देते हैं तो क्या दूसरी तरफ इसकी कबूलियत है, या वो ये चाहते हैं कि ठीक है बल्दियात तो डेफिनेटली हो लेकिन सूबे भी हों? देखें, सूबों पे तो ये फ़िलहाल नहीं मान ले, ये जो कंसीड कर रहे हैं उबैद, तो ये कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं और ये सूब अपना लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करके और ये ग्रास रूट लेवल तक। लेकिन साथ जो लफ्ज़ यूज़ किया गया, मुझे बताया गया कि जी इख्तियारात और फंड्स की मुनसिफाना अगर तकसीम नहीं होती, इन दोनों पार्टियों ने इसको रजिस्ट किया तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा। लेकिन ना अब इनको बाकायदा तौर पे बांधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो आलम यह है कि मोहसिन नकवी साहब की तकरीर के बाद ख्वाजा आसिफ ने हेल किया, आपने एहसन इकबाल साहब ने उनको इत्तफाक किया, तलाल चौधरी ने किया, फिर चंद घंटों के बाद आपने देखा राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल पलट के कोई और बात कह दी। देखें, अब जिस नहज पे मामला चले गए, अच्छा एक बात और बीच में हुई, वो बात पुरानी दोहराई गई कि जी आपसे जो बात हुई थी कि NFC और 18वीं तरमीम वो तो फंड्स फ़ौज को जो चाहिए और दहशत गर्दी के लिए तो हम दे देंगे, उसके लिए वो कहते हैं वो ठीक है, वो भी होता रहेगा, उसके लिए भी कोई लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, जो कुछ करना है। लेकिन 28वीं तरमीम जो है ना, उसके लिए तैयारी पूरी तरह हो चुकी है और ये बड़ा वाज़ेह तौर आप जो नक्शा खींच रहे हैं, लेट्स कंक्लूड दिस, इसको हम जरा अगर कंक्लूड करें, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती ये हो, मुस्लिम लीग नून भी ज़ाहिर है उसके हार्ड लाइनर्स भी नहीं चाहते ये हो, तहरीक इंसाफ वैसे ही कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मौलाना फजल रहमान ज़ाहिर है वैसे ही दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। अगर ये सारे अचकज़ई से मिल रहे हैं, मौलाना से मिल रहे हैं, तो नून भी उधर चली गई, PP भी उधर चली गई, तो फिर ये लाइन है और ये सारे लाइन के इस तरफ हैं, दूसरी तरफ कोई एक क़ुव्वत अकेली है लेट्स से, तो फिर तो क्या वो रेड लाइन वाली बात भी किसी ख़ास तनाजुर में की गई थी? देखें अवैध, एक बात बता दी गई है कि कौमी बयानिया और अवामी बयानिया में बड़ा फ़र्क है, और अवामी बयानिया ले कर आप एक मुद्दत तक हुकूमतें करते रहे हैं, नतीजा 0/0 निकला है। अब बात हो रही है कि जी कौमी बयानिया तो ये डिमांड कर रहा है कि 25 करोड़ की आबादी में से 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की निचली सतह पे चले गए हैं, सारी दुनिया हमें देखती है, कोई जब कोई मिलने आता है हम उससे पैसे मांग रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये अब इससे ज़्यादा आगे मामला नहीं जा सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने सिस्टम को रिफ़ाइन करना है, रीसेट करना है, रीवैम करना है, जो कुछ भी करना है इसके लिए आपको पॉजिटिव तजावीज़ ला के सामने बैठ के करनी होंगी, अदरवाइज़ ये सिस्टम नहीं चलेगा। मुझे एक बात का अवैध बड़ा वाज़ेह तौर पे इस बात का पता चला है कि ये कह दिया गया इन दोनों बड़ी पार्टियों को कि आप अगर ये समझते हैं कि ये स्टेटस को जो हमेशा रहा है और उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी भी मौज करती है और आप भी मौज करते हैं, और सूबे जो मुज़ाकरात करें वो कहते हैं मुज़ाकरात के बहाने फिर मामलात को डिले करते हैं, वो कहते हैं नथिंग डूइंग, ये नहीं होगा। अच्छा, इस दफ़ा जो बड़ी सख्त लाइन ली गई है वो इसलिए ली गई है कि 2 कोर कमांडर मीटिंग में भी उबैद मैं आपको बता सकता हूँ, वहाँ पे बड़ी बहस हुई है कि जी हुकूमत तो फ़ौज कुर्बानी दे रही है, पुलिस कुर्बानी दे रही है, दहशत गर्दी है,
फलां मसले हैं, लेकिन सिविल गवर्नमेंट जो है ना चारों सूबों में ये परफॉर्म नहीं कर पा रही। इसके लिए सिस्टम को रिफैम करना है, कुछ भी किया जाए, नई चीज़ें लेके आनी, अगर ये नहीं होती तो वो कहते हैं जी सिस्टम लपेटना पड़े, इसको कुछ भी करना पड़े, वो तो बात की बात है। अगरचे वो कह चुके हैं कि जी रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि ये जो बातें सिस्टम लपेटने वाली बात कहीं ना कहीं साहब ने, इसे लोग एग्री कर रहे हैं करती है। ठीक है, यानी वो तो एक लास्ट ऑप्शन होगा, दिल पे पत्थर रख के वो काम होता है हमेशा। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक। नाज़रीन, दूसरों को बदअमनी और दहशतगर्दी का तोहफा देने वाली तालिबान रजीम अब खुद इसी आग की लपेट में आ गई है। तालिबान का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ गया है। खबर यह है कि इक़्तिदार पर काबिज़ अफ़गान तालिबान रजीम के जुल्म से तंग अफ़गानों ने अब बंदूक उठा ली है। तालिबान इक़्तिदार के बाद पहली बार साबिक़ अफ़गान फ़ौजी जनरल ने मंजर आम पर आकर तालिबान रजीम को चैलेंज कर दिया है। अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के सरबराह जनरल समी सादात ने कंधार से फ़ौजी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अफ़गान तालिबान की तवज्जो अवामी फलाह के बजाय दहशतगर्दों की सरपरस्ती पर है, जिसका सबसे ज़्यादा खमियाजा पाकिस्तान नहीं भुगता है। DGISPR ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी से जुड़े आदाद और शुमार कौम के सामने रखे, जिसके मुताबिक मुल्क में होने वाले 28 खुदकुश हमलों और दहशतगर्दी वाक़यात में अफ़गान बाशिंदे ही मुलव्वस पाए गए। पाकिस्तान में 5 साल के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी के तहत बलूचिस्तान में 31,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें अब तक 2,084 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इस जंग में 303 फौजी और 322 शहरी शहीद भी हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, दो टोक है कि अफ़गान तालिबान और जो भारतीय गठजोड़ है वो आलमी अमन के लिए ख़तरा है, जिसका एतराफ़ दुनिया करती भी रही है और अब फिर कर रही है। साबिक़ CIA एहलकार सारा एडम्स ये दावा करती हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी की सबसे बड़ी महफूज पनाहगाह बना दिया है, जहाँ पर अलकायदा है, दाइश खुरासान, TTP समेत 30 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह फ़ाल हैं। ये बयान हो, अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट हो या बैनुल अक़वामी थिंक टैंक्स और आलमी जरीदों का तज्ज़िया, सब एक ही नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं। अफ़गानिस्तान में सरगर्म गिरोह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि वस्ती एशिया, रूस और चीन के अमन के लिए भी बराह रास्त ख़तरा बन चुके हैं। लेकिन अब कहानी नहीं, अफ़गान तालिबान जिन दहशतगर्दों को पनाह देते रहे, अब उन्हीं गिरोहों के दरमियान खूनी जंग और रस्साकशी शुरू हो चुकी है। अफ़गान रजीम की बुनियादें हिल रही हैं और इनका अपना इक़्तिदार अब शदीद ख़तरे में है। हद तो ये है कि एक तरफ तालिबान रहनुमा भारत के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि हमारा दोनों का DNA एक है, तो दूसरी तरफ तालिबान के अंदर ही एक बड़ा तबका भारत से जो क़ुर्बतें हैं उस पर नाला हैं, यानी अंदरूनी बगावत का लावा पक रहा है। सवाल यह है कि क्या काबुल पर एक बार फिर किसी नई जत्थे की हुक्मरानी होने जा रही है, और अगर तख्त बदलेगा तो क्या इस बार इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन होगा या पूरा ख़ित्ता एक नई भयानक जंग की लपेट में आ सकता है। इस सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जायशा शिराजी साहब हमें ज्वाइन करें, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जायशा शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पे ये जो नया ग्रुप सर उठा रहा है या ये पुराने सिस्टम में से जो आवाज़ दोबारा आना शुरू हो गई है जनरल सादात की, अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ये अफ़गान तालिबान रजीम के लिए, एग्जिस्टिंग सेटअप के लिए, या अगर हमारे हाँ वाले हिसाब में बात करें तो सिस्टम के लिए कितना ख़तरनाक हो जाएगा, यानी उनके लिए अब सस्टेन करना कितना मुश्किल बना रहे हैं जनरल सादात? देखिए उबैद भाई, सबसे अहम इशू ये है कि जो जनरल समी सादात है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स का कमांडर रहा है। इससे पहले जितने छोटे छोटे ग्रुप थे, जो जनरल यासीन ज़िया का था या जुमा खान फाते का था, कयूम मलंग का था या अहमद मसूद का था, वो छोटे छोटे आम ग्रुप्स थे जो कि मतलब प्रेशर ज़रूर डाल सकते थे, अटैक्स कर सकते थे, स्पोरेडिक अटैक कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो समी सादात ने अनाउंसमेंट की है कि मैं जंग लॉन्च करूँगा कंदहार से, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है उस अफ़गान तालिबान रजीम के लिए जिसका बर्थ प्लेस कंधार रहा है। और अगर कंधार से वाकई अफ़गान तालिबान रजीम को उठा के बाहर फेंका जाता है मुल्ला हैबतुल्लाह और उनके जो ग्रुप है, तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफीट भी होगी और एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा कि अमेरिका या दूसरे इत्तेहादी जो कि अफ़गान तालिबान को समझते थे कि वो जो है वो नाकाबिल शिकस्त है, तो ये एक सिंबॉलिक स्टार्ट यहाँ से होगा। दूसरा, अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो उन्होंने एक और ऐलान ये किया है कि अंडर द यूनाइटेड फ्रंट है, तमाम ग्रुप्स उनके साथ मिल जाएं, तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे वो इस बैनर पर दोबारा इकट्ठे हो जाए और हम लॉन्च करेंगे मूवमेंट अफगानिस्तान की रियासत को आज़ाद करने के लिए। और उनकी जंग का जो बड़ा दूसरा फैक्टर है वो सिर्फ अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ नहीं है,
बल्कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो जंग लड़ेंगे तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ, जिनमें TTP है, BLA है, दाइश है, बाकी जो IMU है, PTIM है। तो ये एक बड़ा मैसेज है और इसने एक काम किया है कि जितने खिते के ममालिक हैं, चाहे वो चीन है, रूस है, ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, उन सबको ये एहसास हो गया है कि शायद ये एक सीरियस सोच है। तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ है जनरल समी सादात के इस बयान में, जो कि उन्होंने कल बाकायदा किया, उसमें अफगान लोया जिरगा की रिवाइवल है। और अफगान लोया जिरगा एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा है जनरल सादात के मुताबिक, जो कह रहे थे कि जाहिर शाह के ज़माने से जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के, उसकी सियासत के, उसके तिजारत के, उसकी फॉरेन पॉलिसी के फैसले करता है। और मेरे ख्याल में अफगान तालिबान टीम ने वो तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेके खुद एक मैसेज दे दिया है कि वो एक टायरेंट फोर्स है, वो एक नॉन स्टेट एक्टर है, वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक सीरियस किस्म का मैसेज है और अफगान तालिबान रजीम इस वक्त सही, मैं कह सकता हूँ कि इंतहाई खौफजदा है। और मैं जब बात कर रहे हैं तो आई सी इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज होगा। और अच्छा, इसमें जब हम जब रजीम चेंज की बात करते हैं या किसी भी फोर्स के सामने आने की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है अफ़गान तालिबान रजीम बहुत सारे लोगों के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए बैड है, डिक्लेयर्ड है ना। किसी ज़माने में चलें गुड हुआ करते थे, लेकिन अब तो ये बैड है। अब ये जो नई क़ुव्वत आ रही है, ये ज़ाहिर है किसी न किसी के लिए गुड होगी और ये गुड प्रिवेल करना चाहेगा यहाँ पे। और क्यों करना चाहेगा, उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी, आपने वो भी बताया। तो कितना कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, यानी अमरीकी मफादात, चीन के मामलात, रशिया, फिर ज़ाहिर है हम भी बार बार अफ़गान हुकूमत को ये कहते रहे, तो उस तनाजुर में भी ये गुड को कितना गुड हासिल है दुनिया का? देखिए, इस गुड में एक चीज़ बड़े वाज़ेह है, जो बात या जो नैरेटिव समी सादात लेके चल रहा है, मेरे ख्याल में वो है तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन के ताल्लुकात, तिजारत के ताल्लुकात, म्यूचुअल इंटरेक्शन, इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उनको एक्सेप्ट कर। दूसरा जो बात वो कर रहे हैं वो है तमाम जो जितने अफगान इतने ग्रुप्स हैं, उनपे ताजिक, हज़ारा, ये तमाम के तमाम इसका हिस्सा होंगे। और लोया जिरगा की रिवाइवल खुद एक मैसेज है कि वो अफगानिस्तान की यूनिटी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, उसने एक बात बड़ी क्लियर की है, अगर मे भी उसके पीछे कौन है कौन नहीं है, क्या सपोर्ट है, उन्होंने एक बात रिजेक्ट कर दी है कि हमें फॉरेन फोर्सेस नहीं चाहिए, ना हमें अमेरिका चाहिए, ना रशिया चाहिए, ना चाइना चाहिए, हमें आपकी मॉरल सपोर्ट चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, हमें आपकी जो है वो एक लिहाज से अफगानिस्तान के रिवाइवल की सपोर्ट चाहिए और अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए चाहिए। तो ये डिमांड मेरे ख्याल में लेजिटिमेट है। दूसरा देखिए, अब अफगान तालिबान की जानिब से आपने देखा इल्ज़ाम लगने शुरू हुए कि ये पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है समी सादात को, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है अहमद मसूद को। पाकिस्तान ने एक बात बिल्कुल एज अ पॉलिसी लेवल वादे की है कि इंटरफेरेंस पाकिस्तान की इस मामले में कोई नहीं रहेगी और एक ही डिमांड है कि आप दहशतगर्दी को ख़त्म करें। अफगान तालिबान दहशतगर्दी को एज अ स्टेट पॉलिसी प्रमोट कर रहे हैं। अगर समी सादात वो अपोज कर रहा है और वो दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और जैसे नजर आ रहा है, आपने देखा बामियान में तो सो कार्ड BLA कमांडर आजकल सोशल मीडिया में बड़ी वायरल है, शहनाज बलोच और उनके साथ एक और खातून, उनके ऊपर एक हमला हुआ जिसमें वो जख्मी है। इसके अलावा आप देखें जो अफगान डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है उस पर हमला हुआ बदख्शान के अंदर, जिसमें उमर मीडिया के जो हेड है TTP का, वो जख्मी हुआ। के इनर लेवल के ऊपर नॉर्दर्न अफगानिस्तान के अंदर अब अफगान तालिबान या उनके लोगों की अब कोई जरूरत नहीं है। आखिरी उबैद जो बड़ी खतरनाक चीज थी वो है लोगों का उठना, और ये इस रजीम के लिए इसलिए खतरनाक है कि तखार में देखें, बामियान में देखें, कपीसा में देखें और नॉर्दर्न अफगानिस्तान के हिरात में देखें, लोग उठ खड़े होने शुरू हुए। कल आप देखें बदख्शां में खातून की जामा तलाशी के दौरान 7 लोग हलाक हुए और लोगों ने यही प्रोटेस्ट किया कि भाई एक गैर महरम मर्द किस तरीके से खातून की तलाशी ले सकता है। दूसरा आप देखें तखार में आप TTP के दहशतगर्दों को, आप जो जमातुल अहरार के दहशतगर्दों को लाकर जमीनें देने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे खवातीन उठ खड़ी हुई। तो देखिए जो आखिरी चीज़ है वो ये जाहिर है क्योंकि कुछ वादे थे उन पर अमल हुआ नहीं, लोग उसके इंतज़ार में वक्त गुजारते चले गए और फिर वक्त गुजरता चला गया, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। दुनिया भी इस इंतज़ार में थी। लेकिन खैर चलें, देखते हैं कि यहाँ रजीम चेंज की जो कोशिश है इंटरनल इतनी कामयाब होती है नहीं होती। बहुत शुक्रिया शिराज साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हैरानकुन खबर मशरिक़ वस्ता से आई है कि ईरान ने यूक्रेन में भी अब 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी पकड़ ली है।
अमेरिका मुज़ाकरात पर इसरार कर रहा है और ईरान मुज़ाकरात की हामी भरता है, लेकिन साथ ही साथ अपने हमले या जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। क्या ईरान इतना ताकतवर हो चुका है कि वो सुपर पावर को खातिर में नहीं ला रहा, या उसकी कैलकुलेशन इस सब में कुछ और है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात तकरीबन मुकम्मल रुके हुए हैं। अमेरिका ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया है, जबकि दूसरी तरफ ईरान का लहजा लम्हा बलम्हा मज़ीद सख्त हुआ है। ईरान ने दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया है कि आबना हुर्मुज़ में किसी मुतबादिल या दूसरे बहरी रास्ते की वो हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा, जिसका साफ सीधा मतलब यही है कि ओमान की जानिब से पेश करदा मुश्तरका राहदारी की जो तजवीज़ है उसे तेहरान ने साफ अल्फाज में मुस्तरद कर दिया, और उसकी जो अमेंडमेंट्स थी उसको भी ईरान किसी सूरत मानने पर तैयार नहीं है। खित्ते में कशीदगी है और ओमान के करीब एक माल बरदार जहाज़ को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। एक अमरीकी ड्रोन MQ-9 गिराने की भी इत्तला है, जबकि अमरीकी फ़ौज का यह दावा है कि नाकाबंदी के दौरान अब तक 44 तिजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा गया है। ये आबना हुर्मुज़ के हालात हैं। जबकि बाबुल मंदब की अगर बात करें तो यहाँ से 2 सऊदी तिजारती जहाज़ कामयाबी से गुजरे हैं, जिसका मतलब है कि हौसी बागी बज़ाहिर पीछे हटे हैं, या उन्होंने अपनी यहाँ पर जो एग्रेसिव पोजीशन थी उसको कुछ मेलो डाउन किया है, कुछ नरमी आई है। अब सवाल फिर ईरान अमेरिका कशीदगी का ही है कि वाशिंगटन अब तक तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। अमेरिकी सदर ने जंगल का हमला इत्तेहादियों के कहने पर रोक दिया। वो क्या कहते हैं एग्जैक्टली, उनकी और सऊदी वली अहद की कन्वर्सेशन क्या हुई, उन्होंने क्या पूछा और सऊदी वली अहद ने उन्हें जवाब क्या दिया? सदर ट्रंप ने सफारतकारी को मौका दिया है, लेकिन ईरान जारहाना मूड में है। क्या ईरान की ये पेशकदमी मुज़ाकरात की मेज़ पर उसकी पोजीशन को मजबूत कर रही है, या फिर ये कदम अमेरिका को एक खौफनाक फ़ौजी रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर रहा है? जब पूरा खित्ता बुर्दबारी दिखा रहा है और सफारतकारी के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, तो आखिर ईरान जंग की आग को मज़ीद भड़काने पर उसकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली है क्या? क्या ये ख़तरनाक चाल मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान की पोजीशन को मजबूत कर रही है, या वो किसी नए बड़े हमले को दावत दे रहा है? सबको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं IR एक्सपर्ट मंसूर जाफ़र साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका की तरफ से कुछ आप कह लीजिए कि पोजीशन चेंज हुई है, वो उस तरह से हमले नहीं कर रहा, लेकिन ईरान अगर ओमान के प्रोजेक्टाइल को कनेक्ट करें, जिस तरह से आपने हुर्मुज़ को ब्लॉक किया हुआ है, 44 जहाज़ अगर अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, तो ईरान ने अपनी पोजीशन को बदला नहीं है। क्या इसमें कोई नई कैलकुलेशन है? ईरान ये समझता है कि वो इस कैलकुलेशन पर चलते हुए ही अमेरिका को सरनिगू करने पर मजबूर करेगा और अपनी डील जो है वो अप्रूव करवा लेगा वाशिंगटन से? बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। जहाँ तक तो ईरान के मौक़िफ़ का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ वो तो रोज़े अव्वल से इसी बात पर कायल और मायल हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर उनका एक सॉवरन राइट है, और ख़ास तौर पे ये उनके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा इसे नेविगेट करने के हवाले से जो भी इंतज़ामी तसव्वुर या खाका उनके ज़हन में है, उसे वो ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और इसी को सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने जो भी एक्टिविटी की है, जिसे आप मुख्तलिफ हल्के बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी ताबीर करते हैं, लेकिन ईरान उसे अपने एक तहफ़्फ़ुज़ का इक़दाम करार देते हुए आज भी उसी इशू पर कायम है। यही वजह है कि उन्होंने माजी में जो कोशिशें की थी एक जॉइंट कंट्रोल के हवाले से ओमान को मिला के साथ करने की, लेकिन ओमान चूँकि आपके इल्म में है कि अगरचे वो GCC में ही शामिल है, लेकिन उसके जो ताल्लुक़ है, जो तालमेल है, वो इसराइल नवाज़ी पर भी आमादा दिखाई देता है और उसके साथ साथ अमरीकी कैंप में भी दिखाई देता है। यही वजह है कि जब आपने देखा कि ख़ास तौर पे जब रहबर आला के जनाजे के मौके पर उन्होंने, क्योंकि सारी तवज्जो उस वक्त ईरानी क़यादत की अस्करी और सियासी वो उस जनाजे पर मरकूज़ थी, तो उन्होंने उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कुछ जहाज़ों को अपने हाथ से गुजारने की कोशिश की ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए, और उसके नतीजे में ईरान जो है वो अपने इस मौक़िफ़ में नरमी लाने की बात करे या उस पर लिए तैयार हो जाए। लेकिन आपने देखा कि ईरान ने उस पूरे यानी जो एक पूरे कर्रो फर के साथ उस चीज़ का जवाब दिया और 2 सऊदी और कतरी टैंकर्स को निशाना बनाया। ये अभी मौजूदा लेटअप जो है ये ईरान के उस इक़दाम के बाद ही आपको देखने को मिलता है, और ख़ासतौर पर फिर ईरान जिस तरीके से 11-12 दिन मुसलसल अमरीकी हमलों के जद में रहा है, तो ये और उसके बाद भी ईरान अगर इस मौके पर कायम है, तो उन्हें आबनाए हुर्मुज़ की उस अहमियत का अंदाज़ा हो गया है कि जो माजी में उनकी क़यादत मुख्तलिफ जो उनके बयानात हैं उसमें एक मुतबादिल न्यूक्लियर एसेट के तौर पे ताबीर करती रही है कि जो न्यूक्स के हवाले से वो एक डेटरेंस क्रिएट करना चाहते थे खित्ते के अंदर रीजनल ममालिक के साथ, वो अब उन्हें इस आबनाए हुर्मुज़ की सूरत में उनके हाथ आ गया है। तो इसे वो किसी कीमत पर जो है वो
अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, और यही वजह है कि इस वक्त उन्होंने जो भी उनका पूरे इस बंदरगाही इलाके के अंदर डिफेंस है उसको न सिर्फ इस सीज फायर के दिनों में रीइंफोर्स किया है बल्कि उसे मजीद स्ट्रेंथन मुकम्मल शद्दोमत के साथ उसका वो इजहार करें। अच्छा, इसमें मंसूर जाफर साहब, बुनियादी तौर पे अगर इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो अमेरिका जो कहता है कि मैं वर्ल्ड वॉर लेवल की जो है वो बम्बार्डमेंट कर दूंगा, जो सिविलाइजेशन मिटाने की बात करता था, वो इन दोनों में खामोश है। क्या ये गल्फ़ का प्रेशर इससे कुली तौर पर माना जाए कि जिस तरह वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि मुझे सऊदी प्रिंस ने कहा कि मैं तो डील करना चाहूँगा, या आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पे अमेरिका, जिस तरह सदर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैं एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, और वो भी अपनी तरफ से जो गम गुस्से का इजहार है वो इस आखिरी मौके के बाद करेंगे, यानी अमेरिका करेगा क्या अगला, ये इसको कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, जहाँ तक तो इस वक्त अमेरिका की बेबसी का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है उन पर वो किसी यूरोपीय मुल्क का नहीं है, यूरोपीय यूनियन का नहीं है, वो खित्ते के वो ममालिक के जो उनके इत्तेहादी समझे जाते हैं और माजी में उन्हीं के पेट्रो डॉलर को इस्तेमाल करते हुए उनके यहाँ नाम नहाद उन्होंने जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर, सिक्योरिटी नेटवर्क कायम करना चाहता, वो इस जंग के नतीजे में और ख़ासतौर पर ईरान का जो हॉरिजेंटली अक्रॉस द बोर्ड हमले थे, स्टार्टिंग फ्रॉम सऊदी अरब टू जॉर्डन, उसके बाद तो वो एक्सपोज होकर रह गया। तो अब इस वक्त ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहा है, यही स्ट्रेटजी जो है वो ईरान ने इस वक्त अडॉप्ट कर रखी है। आप देखिए कि इस पूरे दूसरे मरहले की जंग के अंदर ईरान ने एक भी मिसाइल जो है यूएई पे नहीं दागा है और इसी तरीके से इसराइल पे भी नहीं दागा है। तो ये एक तफरीक पैदा करने की जो स्ट्रेटजी है उसकी बुनियाद यही है कि इस वक्त ईरान इंडिविजुअली भी इन मुल्कों के साथ कुछ मामला, कुछ इस नौइयत का मैकेनिज्म डेवलप करना चाहता है, ताकि यही वजह है कि सऊदी अरब के वली अहद ने जो बयान दिया है इस फ़ोन कॉल के अंदर भी और जो बात की है उसमें यही कहा गया कि हम डील करना पसंद करेंगे, क्योंकि मालूम यही है कि इस वक्त बिलखुसूस जो लॉलीपॉप सऊदी अरब को दिया गया था कि हम आपको सिविल न्यूक्लियर डील देंगे, लेकिन उसको जिस अंदाज से, जिस भोंडे अंदाज से मशहूर किया गया अब्राहम माहिदे पर दस्तखत के हवाले से, वो सारा सिनेरियो भी बैकफायर कर गया। अब कम से कम खत्ते के ममालिक के जितने भी अहम मुल्क हैं बशमूल सऊदी अरब, उन्हें इस बात का इदराक हो चुका है कि इस पूरी जंग का अगर कोई माहासल अमेरिका लेना चाहता है, इसराइल लेना चाहता है, तो वो अपना उनका सो कॉल्ड जो ग्रेटर मिडल ईस्ट का एजेंडा है उसे ही वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं और उसके लिए फिर कंधा और बंदूक इन्हीं अरब मुल्कों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस पूरी राह में रुकावट अगर खत्ते के अंदर इस वक्त कोई मुल्क है तो वो ईरान है। यही वजह है कि ईरान अमेरिका और इसराइल दोनों को खलता है और उसके इत्तेहादी भी इस वक्त जिस तरीके से फुल स्विंग में बदले के इंतकाम के मूड में है। ये वो नारे हैं कि जब आपने जनाजा देखा और सुना, उसमें आपको इस नौइयत के नारे मैदान में भी दिखाई दिए इंतकाम के और उनके ऐवान के अंदर भी दिखाई दिए। अब इस पूरे मूड को रिवर्स करना ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए इंतहाई नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि अगर वो इससे रिवर्स होते हैं तो फिर उनके लिए दाखिली तौर पे एक इंतशार सर उठाए खड़ा है और वो एक ऐसे एहतजाज, ज़ाहिर है फिर वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी इसराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए, CIA के लिए। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली अगर हम बात करें सऊदीया की, तो ये वो सऊदीया है जो जंग के पहले फेज़ में रिपोर्टेडली ये कहता था UAE के साथ मिलके कि इस मसले को वंस फॉर ऑल ख़त्म कर दें, यानी ईरान को जो है वो अगर आप नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं तो आप कर दें। अब वो कहता है कि हम डील करेंगे। क्या उसे वो रियलिटी चेक मिला है बाबुल मंदब वाला, होशियों वाला, कि वो ऐसी लड़ाई है कि जहाँ वो साल साल इंगेज रहेगा और उसे एक ऐसे दुश्मन का मुकाबला होगा जो उसे वहाँ हिट करेगा कि जहाँ वो डिप्लोमेटिकली भी उसे कहीं पर टैकल नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान उन्हें डिसोन करेगा। ऑल्दो आप कहते रहें कि वो ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, लेकिन ईरान डिसोन करेगा और आपको नुकसान होता रहेगा। वो रियलिटी चेक की वजह से सऊदीया की पोजीशन चेंज हुई, या UAE का वो जो डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला है आप समझते हैं कि उसने काम किया है सऊदीया के लिए? ये दोनों चीज़ें एक ही बार प्ले कर रही हैं। ख़ासतौर पर सऊदी अरब को इस बात का एहसास हो गया है कि उनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स उन्होंने अपने लिए सेट कर रखे हैं, चाहे वो 2030 की सूरत में हो या रिसेंटली उन्होंने जिस अंदाज से अपने आप को एक हब सेंटर बनाना चाहते हैं, वो डाटा सेंटर्स का, AI की टेक्नोलॉजी को अपने हाथ लाना चाहते हैं, जदीद ज़राअत को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो मुतबादल ज़राए हैं तेल के हवाले से इस वक्त उसकी तलाश उनकी नागुज़ीर हो चुकी है। ख़ासतौर पर तेल की जिस अंदाज से तरसील और बंदिश और जो सेफ सेलिंग जो है वो एक आजमाइश बनती जा रही है, तो ऐसे में अगर अमेरिका के पास, सऊदी अरब के पास इस नौइयत के मुतबादल आमदन के ज़राए नहीं हैं, तो फिर यकीनन अपना वो सारा कर्रो-फर जो है मईशत का और दीगर वो कायम नहीं रख सकेंगे। तो लिहाजा सऊदी अरब चाहता है कि वो किसी ऐसी जंग का हिस्सा ना बने, और ख़ासतौर पे माजी में भी आपके इल्म में है
कि बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जिसमें अमेरिका के इंटरेस्ट को सऊदी अरब के अंदर निशाना बनाया गया, खासतौर पे उनके अल-खबर के अंदर जो एक टावर जो थे, अल-खबर टावर को जब निशाना बनाया गया तो उसमें 15 अमेरिकी मैरीन्स मारे गए थे। वो एक ऐसा राइप केस था कि जिसमें अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस के बलबूते पे ये बात साबित भी कर दी कि ये ईरान नवाज एक ग्रुप था जिसने हमला किया था। उस वक्त भी अगर सऊदी अरब ने रिस्ट्रेन से काम लिया और ख़ासतौर पे जो उस वक्त के वलीअहद थे शहजादा अब्दुल्ला जो बाद में फरमानरवा भी बने, उन्होंने उस चीज़ को उस तजवीज़ से एग्री नहीं किया कि हम ईरान को बराह रास्त जवाब नहीं देंगे और जंग में नहीं उठेंगे। और ख़ासतौर पे अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले जो रप्रोचमा चीन के ताउन से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हुआ है, उसके अब भी मैं समझता हूँ कुछ ऐसे जिसे कहना चाहिए अंडर द टेबल डील्स चल रही हैं। यही वजह है कि जो फरमानरवा है इस वक्त कि ये डायरेक्टली इंगेज करते हुए डेफिनेटली आपको नज़र भी नहीं आ रहे और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब। लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही हैं, वहीं ईरान यूक्रेन पर हमला अगर करता है तो क्या यूरोप का जो फ्रंट है, नेटो का जो फ्रंट है वो भी वो एक्टिव कर लेगा या नहीं कर लेगा, इस पर डेफिनेटली नज़र रखना होगी। और अगर ये जंग सिमटे तो बेहतर है, मज़ीद ना बिखरे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है दुनिया के लिए। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।